चलिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। ठीक है, महाशिवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। आज अधिकांश लोग व्रत रखते हैं। महत्व तो ये है कि आज के व्रत रखने पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, है ना। जिनकी शादियां हो गई हैं उनकी शादियां बची रहती हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उनकी हो जाती हैं, है ना। बहुत सारे फल हैं आज के व्रत के। ठीक है। हाँ जी। प्रेम से लिखी गई थी वो कहानी, शमशान के राजा के लिए महल छोड़कर आई थी वो रानी। क्या बात है, महारानी। बहुत बढ़िया। सही है ना। शमशान के राजा के साथ शादी करने के लिए कोई क्या छोड़ दिया, महल। और यहाँ आज उल्टा चलता है, महल वालों के लिए लोग सब कुछ छोड़ देते हैं। तो अच्छी बात है, इससे प्रेरणा मिलनी चाहिए हर महिला और पुरुष को कि प्रेम ही सबसे ऊंचा है, बाकी सब तो मोह और माया है। ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं अपन लोग आज की मैराथन की। आज वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के लिए पेडागोजी और मैथ्स की मैराथन है। परंतु ये मैराथन आपके वर्ग 2 के विद्यार्थियों के भी काम आने वाली है। कारण क्योंकि पेडागोजी जो पार्ट है वो सेम है सब में। वर्ग 3 में भी वही लिखा है, वर्ग 2 में भी वही सिलेबस है। तो जो पेडागोजी हम पढ़ते हैं वो दोनों के लिए होता है। और इसमें जो क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, जो वर्ग 2 के प्री के लेवल के हैं लेकिन मेंस के लेवल के नहीं है ना। तो ये मैं बार बार बताता हूँ, इस क्लास को वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों लोगों को देखना है। कारण क्या है, दोनों लोगों के लिए ही इसमें सवाल रहते हैं। हाँ जी। हम हर जगह एक प्रेम शब्द सुनते हैं, है ना। 14 फरवरी भी निकल गया, है ना, जबरदस्ती के प्रेम के दिन। प्रेम का अर्थ क्या होता है हमें पता है। अपनी इन कथाओं से सीखना चाहिए, इन व्रतों से सीखना चाहिए। हमारे जो भगवान है उनके द्वारा जो प्रेम किया गया उस हिसाब से हमें सीखना चाहिए। इसे हम प्रेम कहते हैं। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि हमें सब कुछ मिलता जाए। प्रेम का अर्थ है कि हम दूसरे को देते जाएं। जैसे मान लो मैं आपसे प्रेम करता हूं तो मेरा पहला सिद्धांत यहाँ पर यह बनता है कि वह प्रेम किस लेवल का है। पिता के प्रेम जैसा है ना। सांसारिक प्रेम जैसा तो है नहीं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना है। पिता क्या करता है, हमेशा अपने बच्चों को देने का सोचता है। उनसे कभी ये नहीं सोचता कि इनसे हमको मिलेगा। ठीक है। वो हमेशा बचपन से लेकर अंत तक ऊपर तक उनको क्या करता है, इसे हम प्रेम की श्रेणी में लाते हैं। ठीक है। इसलिए माता पिता का जो प्रेम होता है उसे हम प्रेम कहते हैं, क्योंकि वो देने के मूड में ज्यादा होते हैं। मरते काल तक वो आशीर्वाद देते जाते हैं कि भाई तुम अच्छा ग्रोथ करो, कभी बुरा नहीं बोलते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़ के। तो इसे प्रेम कहते हैं। तो प्रेम का अर्थ वही होता है जहां पर हम देने की बात करते हैं, ना कुछ लेने की। चलिए, तो मैथ्स पेडागोजी में आज हम स्टार्ट करते हैं। जो भी विद्यार्थी वर्ग 2 की बुक्स देख रहे हो अपने आसपास की दुकानों पर देख सकते हैं। सभी विषय की बुक्स आ गई हैं, उर्दू को छोड़कर, है ना। बाकी सभी बुक्स अवेलेबल हैं दुकानों पर। ये मेरे बैचेस हैं। साथ ही साथ वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 1 या कोई भी अन्य एग्जाम की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर, तो हमारा तांडव क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। चलिए, आज की क्लास को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, बहुत अच्छे से समझते हुए जाना है और सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना है। ठीक है। सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना है। पहला, सुश्री मुमताज सामूहिक क्रियाकलापों के दौरान अवलोकन की तकनीक का उपयोग अपने छात्रों के गणित कौशल को सुधारने और अवलंब तथा प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराने के लिए करती है। तो ये किस चीज का है। देखो, पहली बात तो वो कर क्या करे, इसमें आपको ये समझना चाहिए। मुमताज जी सामूहिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, मतलब सभी बच्चों को एक साथ बिठा रही हैं या जो भी है। और साथ ही साथ और जब एक साथ आ गए सब बच्चे तो उनका अवलोकन की तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। गणित के कौशल को सुधारने का काम, मतलब जहां पर बच्चा चित्र वगैरह भी बना सकता है या फिर डायग्राम बना सकता है, कौशल वहां होता है ना। उनको अवलंब तथा प्रतिपुष्टि, मतलब यहाँ पर क्या है, फीडबैक की बात भी कर रहे हैं। और इस सब के लिए तो मुमताज द्वारा प्रयुक्त योजना उदाहरण किसकी है, मानदंड संदर्भित आकलन की, असेसमेंट, है ना, रचनात्मक मूल्यांकन की है, मानक संदर्भित आकलन की है, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट है, या योगात्मक मूल्यांकन है। इन चार में से कौन सा है। तो यहाँ पर अब आप लोगों के लिए प्रश्न आज कैसा है, थोड़ा सा टफ टाइप का बन गया है ना। देखो, जहां पर बहुत सारी चीजें की जाती है
देखो, जहाँ पर हम ऐसे मानदंड भी ला रहे हैं, हम अवलोकन भी कर रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि उसको सुधारें कैसे, हमें ये भी पता है कि हमें फीडबैक भी देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो, मानदंड में क्या होता है, इसमें कुछ स्टैंडर्ड होता है, बस उतना ही किया जाएगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई परीक्षा करना, तो ये मानदंड में आ जाएगा, है ना? मानक, ये फिर से वापस वही है, तो कुछ मेजरमेंट मतलब कुछ स्टैंडर्ड पर ही आधारित ये भी होगा। योगात्मक मूल्यांकन में बच्चे की केवल जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी के द्वारा उसने जो सीखा है, केवल वो दिखाया जाता है ना? और यहाँ तो हम प्रतिपुष्टि भी दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो मुमताज जी हैं, वो सामूहिक क्रियाकलाप के साथ, पहली बात तो इस शब्द से ही समझ जाओ, सामूहिक क्रियाकलापों के साथ अगर कोई चीज़ की मेजरमेंट, गणना बढ़ना कुछ भी हो रही हो, बच्चों के साथ हम देख रहे हो, सीख रहे हो, सिखा रहे हो, तो ये सारी की सारी उसके रचनात्मक मूल्यांकन में चली जाती है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा क्रिएटिव, क्रिएटिव असेसमेंट है ये, क्रिएटिव असेसमेंट है ये है क्रिएटिव असेसमेंट। तो जो सुश्री मुमताज जी हैं, वो इतना सब करके बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, क्रिएटिव असेसमेंट का कार्य यहाँ पर कर रही हैं। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं? चलो, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला प्रश्न। द सक्सेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग डिपेंड्स मोस्ट ऑन, उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक का अपने को पता होगा, निदानात्मक से हम पता करते हैं और जो भी हमें पता हो चलता है उसका फिर हम उपचारात्मक करते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण में हम सुधार पे बात करते हैं कि आखिर कैसे सुधार आ जाए। तो इसकी जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है? पॉइंट देखो, समय पर, अवधि पर, समस्या कारणों की सही पहचान पर, भाषाई नियमों के ज्ञान पर, या उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर। चलो, इसका प्रश्न दो, इसका कई बार इस टाइप के क्वेश्चन अपन लोग कर चुके हैं। अब मुझे ये बताओ इसका उत्तर क्या लगाओगे आप? मेरे ख्याल से सही लगना चाहिए सबका। सोशल साइंस की बुक मिलेगी, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो 2-3 दिन का समय लग गया है उसमें। बिल्कुल मिलेगी, आप लोगों को थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, बिल्कुल चिंता मत करें। किताब बन चुकी है, किताब हमारे पास है, समझ में आ गई है, लेकिन बात दिक्कत ये है कि आप तक पहुंचने में कुछ टेक्निकल समस्याएं हो रही हैं, तो वो एकाध, मैं ऐसा नहीं कहूंगा एक दिन में हो जाएगा काम, हो सकता है 1 वीक भी लग जाए, लेकिन मिल जाएगी। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? देखो, अब मैं आपके उत्तर उत्तर दोगे तब तो मैं काटूंगा। आप लोग उत्तर ही नहीं देते हो, ऑप्शन में लिखो आपके आंसर क्या होगा, है ना? देखो, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भी हमने पता किया है कि ये गड़बड़ है, देखो मैं इसको डॉक्टर के हिसाब से बता देता हूँ। एक डॉक्टर आपको दवाई लिखेगा, आपकी शक्ल देख के लिख देगा क्या? नहीं लिखेगा। वो पहले चेक करेगा। आप तो खूब कह रहे हो कि मेरा पेट में दर्द है, लेकिन फिर भी वो अपने चेकअप करेगा, है ना? आप खूब कहो कि हमारा सर दर्द दे रहा है, फिर भी वो तो अपने चेकअप करेगा, उसके हिसाब से उपचार लिखेगा। तो निदानात्मक परीक्षण के बाद क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा कि इस विद्यार्थी को समस्या क्या है, तो उपचार कैसे करूंगा? खूब शिक्षण सामग्री है, लेकिन समस्या तो पता होना चाहिए ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर उत्तर बी आएगा, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। समय व अवधि इसका आंसर हो नहीं सकता। भाषाई नियम का ज्ञान से क्या ही कर लोगे आप? उपचारात्मक शिक्षण सामग्री से, अच्छा जैसे मान लो डॉक्टर उपचारात्मक शिक्षण सामग्री रखे हैं, बहुत सारी दवाइयां रखे हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, तो इससे क्या फायदा जब तक आपको यही नहीं पता सामने वाले को हुआ क्या है? यस और नो? इसलिए आंसर क्या होगा? बी होगा। हम्म, विचार करो हर क्वेश्चन पे, हर क्वेश्चन पर विचार करें आप लोग, क्योंकि विचार करेंगे तभी जाके समझ में आएगा कि आखिर चल क्या रहा है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। एक अध्यापिका छात्रों को निम्नलिखित सवाल देती है, निम्न संख्याओं के योग में बड़ी संख्या का घेरा लगाइए। बड़ी संख्या का घेरा लगाइए मतलब निम्न संख्याओं के युग्मों में बड़ी संख्या पे, अच्छा बच्चों को दे रहा है, दे रही है, वो ऐसा लिख रही है, ऐसा लिख रही है। अब बताओ कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है? मान लो ये बड़ी है कि ये बड़ी है, ऐसा घेरा लगाओ, बच्चों को बोल रही है। तो ऐसा करके वो कर क्या रही है? हमें सॉल्व नहीं करना, हमें तो उत्तर देना है। पहला, पूर्ण संख्याओं में गुणन और विभाजन के आकलन के लिए, वो ये कह रही है पूर्ण संख्याओं में गुणन। तो पहली बात तो यहाँ पर ये गड़बड़ी है, पूर्ण संख्या यहाँ लिखी ही नहीं है ना? ये तो गलत है, ये पॉइंट में है तो ये तो गलत है, पहली ही बार हटा देते हैं अपन इसको। नैदानिक परीक्षा के रूप में इसका उपयोग दशमलव संख्याओं के गुणन एवं विभाजन की भ्रांतियां ही हो गई है ना?
ये भ्रांतियां ही होंगी, जो गलतियां, भ्रांतियां मतलब गलतियां, भ्रांतियों को संबोधित करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, ये कुछ हद तक सही जा रहा है। यह आंकने के लिए कि क्या छात्र को 3 और 9 के पहाड़े याद हैं? 3 और 9 के पहाड़े, तो यहाँ तो 0.3 भी है। हाँ, तो 3 के पहाड़े तो हो सकते हैं। तो पहाड़े आंकने के लिए तो गुणा होना चाहिए, प्लस क्यों लिख रहा है वो? देखो, यह आंकने के लिए छात्र को 3 और 9 के पहाड़े, पहाड़े के लिए प्लस की जरूरत तो है ही नहीं, हमेशा गुणा की जरूरत है, तो फिर ये क्यों आंक रहा है? तो ये वाली पॉइंट भी उसका क्या हो गया? गलत हो गया। पूर्ण संख्याओं की तुलना, तो यहाँ पूर्ण संख्या है ही नहीं, तुलना करोगे कैसे? तो ये तो कहानी खत्म है अभी। तो उत्तर क्या है? बी ही है। ये इस तरीके का जो काम है जो शिक्षक कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि नैदानिक परीक्षा, नैदानिक समझ तो, नैदानिक परीक्षा ऐसा होता है जहां पर हम ये पता करते हैं कि विद्यार्थियों को कहाँ समस्या आ रही है। तो पहली बात गुणा देख लेंगे, दशमलव के गुणा देख लेंगे, ऐसे में बड़ा और छोटा भी देख लेंगे, तो हमें ये समझ में आ जाएगी। देखो, मान लो बच्चे ने गुणा कर दिया सही, तो हमें ये पता हो जाएगा गुणा तो इससे बनता है, लेकिन दशमलव सही से नहीं लगा पा रहा है, तो हमें ये पता चल जाए। देखो ना, आप बताओ, जैसे मान लो इसका गुणा करवाऊं मैं बच्चे से, तो 2 तिया 9 तिया 27 होगा, और उसने ये लिख दिया, तो हमें ये समझ में आ जाएगा, मतलब इसको नहीं किया है मैंने, इसको किया है ना ये। तो हमें इससे ये पता चल जाएगा कि बच्चे को गुणा करना तो आ रहा है, ले दशमलव नहीं लगाया, तो दशमलव नहीं लगाया, तो उसे ये निदान, ये पता चल रहा ना, परीक्षण पता चल रहा कि दशमलव नहीं लगाया उसने, है ना, और 27 लिख दिया। अब उसने मान लो 9 और 3 लिखा, तो 9.3 लिख दिया, 9.3 लिख दिया। जबकि आप देखो, मान लो वो 27 लिखता है, इसको इसको 9.3 लिखता, तो कहता है ये बड़ा है, जबकि ये छोटा है, 2.7 है ये। तो हमें ये पता चल जाता कि बड़ा और छोटा वो सही से लगा पा रहा है या नहीं लगा पा रहा है, दशमलव लगा पा रहा है या नहीं लगा पा रहा है। तो मतलब ऐसे परीक्षणों से या इस प्रकार की क्वेश्चंस देने से विद्यार्थी का हम ओवरऑल पता लगा पाते हैं कि कहाँ दिक्कत आ रही, जोड़ने में दिक्कत आ रही, गुणा करने में दिक्कत आ रही, दशमलव की दिक्कत आ रही है, दशमलव लगाने की दिक्कत आ रही है, बड़ा या छोटा बताने की दिक्कत आ रही है। बात समझ रहे? तो ये परीक्षण काय का है? एक नैदानिक परीक्षण है। सो यहाँ पर बिल्कुल सही है ये बी आंसर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्लियर है सबको? है ना? कहीं कुछ लगे तो बिल्कुल पूछते जाना, कोई समस्या नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसका इंग्लिश माध्यम है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप लोग। Which of the following tools is not helpful in diagnosing the specific nature of learning difficulty? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है? मतलब सहायक नहीं है बताना है, नहीं बताना। कक्षा का अवलोकन, कि जैसे कक्षा पढ़ रही है या मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका अवलोकन करना सहायक हो सकता है क्या? हो तो सकता है यार, हो तो सकता है। अब ये हो सकता है सारे अच्छे हों, जो सबसे कम अच्छा हो उसे लगा देंगे अपन लोग। मौखिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण, हम मौखिक परीक्षाएं लेते हैं या मौखिक पूछते हैं बच्चों से कक्षाओं में, उसका विश्लेषण करना, तो इससे भी पता तो चलता है सही है गलत तो नहीं है। छात्रों को लिखित कार्य देना, छात्रों को लिखित कार्य भी दिया जाता है क्लासेस में। संचयी उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड रखना, मतलब ये वही है कि बच्चे के डेली वाइज कैसे कैसे उसका ग्रोथ चल रही है, उसका क्या रखना, रिकॉर्ड रखना, ये भी ठीक है। योग्यता परीक्षण, योग्यता परीक्षण, तो यहाँ निदान के लिए योग्यता परीक्षण की आवश्यकता नहीं है, है ना, योग्यता परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। इन सब की जरूरत तो हो सकती है, निदान हमें इससे पता चलेगा। निदान में हम कोई चीज कैलकुलेटिव रूप में नहीं निकालते, निदान में हम बस इतना पता करते हैं कहाँ दिक्कत आ रही है। ये योग्यता परीक्षण नहीं, योग्यता परीक्षण तो परीक्षा है, तो परीक्षण निदान में कभी नहीं आती, मूल्यांकन निदान में नहीं आएगा, है ना। एक प्रोसेस में आ सकता है, लेकिन मूल्यांकन या परीक्षा, परीक्षा जो है वो निदान में नहीं आ सकती है। तो हम केवल ई, जबकि इन सब से हम निदान में ले सकते हैं, कक्षा का अवलोकन करके हम बता सकते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, मौखिक से बता सकते हैं, उनके लिखित कार्य से हम देख सकते हैं कि वो सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे, या क्या उनके मतलब थॉट्स चल रहे हैं, उनका जो रिकॉर्ड है उसको देख के हम बता सकते हैं कि बच्चे ने किस हिसाब से पिछले 3 माह में ग्रोथ की है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है निदान के लिए रिकॉर्ड, इसको मतलब नेगेटिव मत मानना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिकॉर्ड ही बच्चे का क्या बताता है, आने वाले समय में क्या चल रहा है। ई बस होगा इसमें उत्तर। चलो नेक्स्ट वन। दिए गए चित्र में ओ एक वृत्त का केंद्र है और एओसी लो, चित्र है ही नहीं बेटा इसमें, है ना, क्वेश्चन तो है बट चित्र है ही नहीं। अब बगैर चित्र के तो अपन बना नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन को, तो टाइपिस्ट ने इसमें चित्र नहीं बनाया है, तो इसको अपने को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना चित्र के हम नहीं बता सकते इसको। आगे आ जाओ। समांतर चतुर्भुज में एक्स वाई जेड, एबीसीडी में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करो। समांतर चतुर्भुज में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करो। इसमें भी चित्र बनाना भूल गया वो।
देखो कितनी खतरनाक बात है। आ जाओ, बिना चित्र के कैसे बताऊंगा मैं एक्स वाई जेड कहाँ है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित का ज्ञान क्या होता है? यथार्थ होता है, क्रमबद्ध होता है, तार्किक होता है। भैया यथार्थ भी होता है, क्रमबद्ध भी होता है, तार्किक भी होता है, इसलिए उत्तर क्या होगा? यह सभी होगा, यह सभी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विभिन्न वस्तुओं को समान नाम देना ही गणित है। विभिन्न वस्तुओं को समान नाम देना ही गणित है। यह कथन किसका है? बेंजामिन पियर्स का, हेनरी पाइनेकर का है, रोजर बेंकन का है, या किसका है? तो इसको तो आपको याद ही रखना है। ये जो शब्द है या फिर जो बोला गया है, ये हेनरी पाइनकेर का है। पाइनकेर का है, हेनरी पाइनकेर का है ना। गणित को समान, अच्छा इस कथन का अर्थ समझते हो आप लोग? विभिन्न वस्तुओं को समान नाम देना, विभिन्न वस्तुओं को समान नाम देना ही गणित है। इसका कथन का अर्थ क्या हुआ? देखो क्या होता है, गणित बहुत ज्यादा विस्तृत रूप से भाषाई ज्ञान नहीं है। वो बहुत कम से कम में चीजों को जानना चाहता है। ठीक है, मतलब एक कोई सिंबल बनाएगा गणित, और उस सिंबल को कई जगह यूज करेगा। एक कोई मेथड बनाएगा, उस मेथड को 1000 जगह यूज करेगा। जैसे पाइथागोरस में केवल एक जगह थोड़ी यूज होती है। यानी कितनी सारी ऐसी समस्याएं हैं जहाँ पाइथागोरस का प्रयोग करते हैं। मतलब गणित का ये है कि कोई एक चीज बना ली, उसी को बहुत सारी जगह उसी उसी चीज को बिठाए रहे। इस चीज को हम कहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा विभिन्न वस्तुओं का समान नाम देना ही क्या है? गणित कहलाता है। ठीक है, ये उनका तात्पर्य है यहाँ पर। आगे, गणित सार संग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो बता दोगे आप। महावीराचार्य। पाइथागोरस तो है नहीं, अब आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट भी नहीं है, चलो दो काट देता हूं। अब आप बताओ, श्रीधराचार्य है या महावीराचार्य? श्रीधराचार्य है या महावीराचार्य? मेरे ख्याल से ये सबको याद होगा। हम्म, श्रीधराचार्य नहीं है। ये कौन है? महावीराचार्य। महावीराचार्य। याद हो जाते हैं, ऐसा नहीं याद नहीं होते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, बट बार बार इन चीजों को देखोगे, समझोगे, पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंध नहीं है? द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। तो नेचर ऑफ मैथ्स में जो इससे नॉट रिलेटेड टू मैथ्स, तो देख लेते हैं। नेचर समझते हो, गणित की प्रकृति क्या है? पहला पॉइंट, गणित में संख्याओं, स्थानों, मापन आदि का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। गणित की अपनी भाषा, पद, प्रत्यय आदि होते हैं। बिल्कुल होते हैं। गणित का ज्ञान तार्किक नहीं होता है। ये गड़बड़ हो गया। तार्किक नहीं होता, कैसे नहीं होता? तार्किक होता है। गणित का ज्ञान समस्त जगत में समान रूप से होता है। तो हमें क्या लगाएंगे यहाँ पर? सी आंसर लगा देंगे। गणित का ज्ञान तार्किक होता है, ये बोल रहा नहीं होता है, तो हम इसको लगा देंगे। ठीक है, गणित का ज्ञान कैसा होता है? तार्किक होता है। चलो, उसमें क्या, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो दिए, उसने डायग्राम नहीं बनाया है। ऐसा होता है कि टाइपिस्ट को अगर मैथ्स नहीं आती है तो वो ऐसा ही करता है। 27, अब की बार अपन लोग ऐसे टाइपिस्ट रख लेंगे जिनको गणित आती हो। पहले थे हमारे पास, वो चले गए। उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद जाने क्यों लोग एकदम बदल जाते हैं। मुझे लगता है लोगों के दो जन्म होते हैं। एक जब जब वो जन्मते हैं, और दूसरा जब जब वो शादी करते हैं। ऐसे दो जन्म होते हैं किसी भी व्यक्ति के। कोई नहीं बचा, है ना। मैं भी नहीं बचा, आप भी नहीं बचोगे। अगर हो गई है तो आप बचे नहीं होगे, और नहीं हुई है तो आप बचोगे नहीं। हर व्यक्ति के दो जन्म होते हैं। एक होता है जब तक उसकी शादी नहीं होती है, वो जन्म। एक जब जब उसकी शादी हो जाती है। तो अगर आपको दूसरे जन्म की आवश्यकता नहीं है, कि हमें दूसरा जन्म नहीं चाहिए, तो शादी मत करना। और अगर आपको लग रहा नहीं हमें दूसरे जन्म की आवश्यकता है इसी जन्म में रहते रहते, तो आप क्या करो? शादी कर लेना। एक अच्छा खासा बंदा था, बढ़िया काम करता था, हर चीज। शादी हो गई, वो कहीं की नहीं रहा, पता है वो जाने कहाँ ही भाग गया। आ जाओ, 27 2x-1 243 की घात कितनी है? किसी की लड़ाई हो जाएगी। तो मैंने जन्म का बोला, मैंने ये थोड़ी बोला है कि भाई कुछ गलत हुआ है। जन्म होता है इंसान का। इंसान में बहुत सारे बदलाव आते हैं, ऐसा। चलो आओ, 27 इतना है, 343 इतना है। बेटा इसको कैसे करना है? घातांक करने का सवाल है। इसे हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, है ना। 3 की घात 3, और ये ऑलरेडी 2x-1 है।
बराबर। ये क्या है? 3 है, 3 8 है 24 और 3 एकम 3 और 81 मतलब कितना होता है? 3 की घात 4, तो ये 5 और इंटू 3। अब बेटा हम जानते हैं अगर आधार हमारा समान है तो ये सब बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 2x माइनस 1 बराबर 5 गुणा 3। तो यहाँ से 3 से ये 3 तो कट गया, तो 2x माइनस 1 उधर गया तो 6 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। और दूसरा जन्म सिर्फ लड़के के लिए नहीं होता, लड़की के लिए भी होता है। वो केवल एक लड़के के लिए बात नहीं कर रहा हूँ कि दूसरा जन्म होता है, लड़की का भी दूसरा ही जन्म होता है। मेरी चैट से स्टार्ट कैसे हट गया? मतलब मैं नहीं समझा। मुझे नहीं पता, मैं थोड़ी हटाऊंगा। अगला क्वेश्चन। मुझे तो स्टार न लगाना आता है और न ही हटाना आता है। मैथ्स पेडालॉजी की क्लास कितनी होती है? कितनी होती है मतलब? एक होती है। x प्लस 8 बराबर 27। सेम क्वेश्चन है बेटा, है ना? 2x प्लस 1। घातांक का नियम लग जाएगा। ये इसको मत छेड़ो, जैसा लिखा है लिखा रहने दो। इसको 3 की पावर 3 कर सकते हैं, तो 2x प्लस 1। ये आधार समान है तो उत्तर हो जाएगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 3 2x प्लस 1। सॉल्व कर लो। x प्लस 8 इज इक्वल टू 6x प्लस का 3। x मतलब 5x हो जाएगा, 8 में से 3 घटेगा तो 5। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1। x की जो वैल्यू, x की ही पूछी है क्या हमसे? हाँ, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, चलो। गणित सभ्यता संस्कृति हॉगबेन, इसको तो पढ़ना भी नहीं है, कैसे याद हो जाते हैं? आप बोल रहे थे ना कैसे याद होते हैं, कई बार पढ़ा हो कोई क्वेश्चन तो अपने आप याद आ जाता है कि हॉगबेन जी का कथन है। हॉगबेन का कथन है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी विधि देखो सुनो और सीखो? क्या विधि है बताओ? व्याख्यान, अनुसंधान, प्रदर्शन या प्रयोगशाला? देखो सुनो और सीखो, प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ये तो अपन जल्दी ही करते चले तो ज्यादा अच्छा है ना? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होती है ऐसी जो देखो सुनो और सीखो पे निर्धारित होती है। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट। द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स अर्थमेटिक। गणित की सबसे पुरानी शाखा कौन सी है? अंक गणित सबसे पुरानी है। सबसे पहले अगर कुछ आया होगा तो अंक गणित का काम आया होगा। अंक गणित सबसे पुरानी शाखा है। अगला। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल? प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, सामाजिक है या मानस है? पहले तो मैं महत्व समझा देता हूँ। सांस्कृतिक महत्व क्या होते हैं? सांस्कृतिक अलग अलग संस्कृतियां होती हैं, है ना? और दो संस्कृतियां एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करके एक दूसरे के साथ अपनी साइंस को क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, मान लो भारत ने जीरो की खोज की, है ना? फारस में कुछ और हुआ, है ना? ईरान में कुछ और हुआ, अमेरिका में कुछ और हुआ। हम लोगों ने एक दूसरे के साथ साझा किए अपनी अपनी खोजों को। तो जब हम अपनी अपनी खोजों को साझा करते हैं तो वो सांस्कृतिक विकास कहलाता है, जहाँ पर हम एक साथ उठ के उठते उठते जाते हैं और सीखते जाते हैं। दूसरा है धार्मिक। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? गणित इसलिए पढ़ा रहे ताकि बच्चा धार्मिक हो जाए, तो ये तो एकदम ही गलत लग रही है ना? सामाजिक, सामाजिक मतलब बच्चा सामाजिक रूप से एक मतलब चरित्रवान बन जाए, झूठ ना बोले, सब इसलिए है। या मानस मतलब मानसिक, या फिर मेंटल मतलब मेंटल का अर्थ यहाँ पर ये है कि बच्चे का जो मन है वो थोड़ा मजबूत रहे गणित सीख के। अब आप ही बताओ उत्तर क्या लगाओगे इसमें? प्राथमिक लेवल पे क्या है? प्राथमिक लेवल पर क्या होगा? बच्चे को किस लिए हम गणित सिखा रहे होते हैं? हम टेबल सिखा रहे होते हैं, हम उसको कैलकुलेशन सिखा रहे होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं? हम उसको सांस्कृतिक पहलू पे ध्यान दे रहे होते हैं, उसके धार्मिक पहलू पे ध्यान दे रहे होते हैं, या सामाजिक? धार्मिक तो हटा ही देते हैं, पहली बात ये तो हो ही नहीं सकता। सांस्कृतिक है, सामाजिक है या मानस है? तो एक और हटा देता हूं मैं, है वो है सामाजिक। कुछ लोग सामाजिक ही उत्तर लगा रहे हैं। सामाजिक कैसे होगा? सोशल थोड़ी बना रहे हो अभी आप बच्चे को, बच्चा तो बहुत छोटा है। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। हाँ, आगे चल के अगर आप सांस्कृतिक मूल्य की बात करते हो, सामाजिक मूल्य की बात करते हो, धार्मिक मूल्य की बात करते हो, तो याद रखना गणित हर मूल्य पे कार्य करती है।
लेकिन बात हो रही है यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर, तो प्राथमिक स्तर पर हम बच्चे को मन से मजबूत बनाते हैं, इसलिए हमें यहाँ मेन जो है वो है मानस, मेंटल। जो गणित का प्राइमरी लेवल है वहाँ पर हम बच्चे के दिमाग को ग्रोथ के लिए या दिमाग की एक्सरसाइज करने के लिए हम गणित को पढ़ाना शुरू करते हैं, ताकि बच्चा मेंटली मजबूत हो जाए। ये है हमारा यहाँ पर सबसे पहला काम। ठीक है, तो डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, बालू एवं लोहे के 1 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। बालू एवं लोहे के 1 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। लोहे की मात्रा को 10% करने के लिए मिश्रण में कितनी मात्रा बालू मिलानी होगी? 200 किलो 800 किलो तो नहीं होगा, है ना? ये तो बहुत ही गलत आंसर है। कहीं ऐसा ना हो ग्राम हो, अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। 1 किलोग्राम को हम ग्राम में बदल लेते हैं, फिर बदल लेंगे अपन किस में, उसको किलो में, ग्राम में बदल लेते हैं। 20% लोहा है, 20% लोहा का मतलब हो गया 200 ग्राम। 200 ग्राम आयरन है ना? 20% लोहा है। लोहे की मात्रा को, ये 20% था, लोहे की मात्रा को अब 10% करना है। 20% से क्या करना है? 10% करना है। तो मिश्रण में कितनी मात्रा में बालू मिलानी चाहिए? ये लोहा है आपका इस तरफ, है ना? ये लोहा है और ये बालू है, ये बालू है। तो आप बालू मिला रहे हैं, लोहा तो नहीं मिला रहे हैं। तो जो चीज लोहा 20% था, अब वो कितना हो गया? 10%। तो अगर कोई चीज 10%, अब 200 है, तो 100% कितनी होगी? तो इसका 100 अगर मैं निकालता हूं तो ये हो जाएगा 2000 ग्राम। कितना हो जाएगा? 2000 ग्राम। 2000 ग्राम को मैं लिख सकता हूँ 2 किलो। अब आपको सिर्फ लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं। पहले था हमारा कितना? 1 किलो, है ना, मिश्रण। अब कितना है? 2 किलो है। इसका मतलब आपने मिला दिया। कितना मिला है? 1 किलो। और आप मिला क्या रहे हैं? बालू। अर्थात आपने बालू कितनी मिलाई है? 1 किलो बालू मिलाई है। बस हो गया, ये कहानी होगी खत्म। सो आंसर इज ए। 1 किलो बालू हम उसमें मिला रहे हैं। हाँ जी, मेंटल आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 1 किलो बालू हम मिला देंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 11 लीटर 350 ml सेब का जूस 8 लीटर 490 ml और 3 लीटर 150 ml को मिलाया। इतने इतने को मिलाया। तैयार मिश्रण को छोटी बोतलों में भरा गया। कितनी बोतलें भरेंगे? तो पहले तो अपन एक काम करो, इसको जोड़ लो, है ना? 11 लीटर और ml को अलग रखना, 370 ml। ये 8 लीटर और 490 ml, और ये 3 लीटर और 150 ml। 150 ml, इनको जोड़ लो। या आया 0। 9 और 7 हो गया 16, 16 और 5 हो गया कितना? 21। 1 कैरी में 2, 3 2 5, 4 9 और 1 10 की 0 कैरी में 1। लो, इतना हो गया। ये ml है ना, इसको इस इधर नहीं लाएंगे अपन लोग, ये ml है और ये लीटर है। 8 1 9 10 11 12 की 2 कैरी में 1, 1 और 1 2, 22, है ना? 22। अब सुनो, ये लीटर है और ये ml है। हम क्या कर रहे हैं? 950 ml की क्षमता की छोटी बोतलों में भर रहे हैं, मतलब 950 का भाग लगाना है। तो 22 अगर लीटर है तो इसको ml में बदल दूंगा तो 22,000 ml हो जाएगा। अब मैं सबको कैसे बदल रहा हूँ? ml में बदल रहा हूँ। और ये 1010 ml ऑलरेडी है, तो 0 1 0 3 और 2, ये हो गया। अब इसको हमें क्या करना है? इतना ml है हमारे पास, इसको हम किस में बांटने वाले हैं? 950 ml की क्षमता की हम छोटी छोटी बोतलों में भरने वाले। 950 तो 0 से 0 गया। अच्छा, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है ना? हाँ, 230195 आया, मतलब ये हो गया 2301 अपॉन 95। तो क्योंकि 0 से 0 कट गया है ना। अब एक काम करो, 95 का भाग लगा दो। आप भाग लगाना ही पड़ेगा क्योंकि कट तो रहा नहीं है, और आंसर भी उसी टाइप का है। 95 दूनी 9 5 दूनी 10 की 0 कैरी में 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 190। 0 की 0, 13 में से 9 गई तो 4 और 1 और बाहर आ जाएगा। अब क्या करेंगे? अब हम 95 का भाग लगाएंगे 400 के लिए, तो 4 बार चला ही जाएगा ये तो, है ना? हो, 4 बार। 5 चौको 20 की 0 कैरी में 2, 9 चौको 36, 37 और 38, और 1 की 1 आ गई, 10 में से 8 गई 2। तो ये 24 लीटर हो जाएगा और 21 ml हो जाएगा। 24 लीटर 21 ml। अच्छा, भाग ना जाए कि शून्य लगाना है तो लगा सकते हैं, बिल्कुल भाग नहीं जा रहा ना तो शून्य लगा सकते हैं, तो 210 ml भी हो जाएगा।
तो यहाँ पर आएगा 24 लीटर और 210 ml। 24 लीटर और 210 ml। अरे ये जीरो काटा था ना अपन ने, मत काटो इसको, रखा रहने दो यहाँ पर, मत काटो इसको, नहीं काटना था अपने को, है ना। तो ये जीरो की जीरो आ जाएगी। आप ऐसे समझ लो, यहाँ ये जीरो जो अपन ने काटा है ना, मत काटिए आप इस जीरो को, क्योंकि जीरो नहीं काटेंगे अपन, छोटी यूनिट बना दी अपन ने ऐसा करके। 950 का सीधा सीधा भाग लगा दो, तो कितना 24 बार जाएगा और जीरो, तो कितना आएगा 24 लीटर और 210 ml। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट। एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता तथा तांबा 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार उस अनुपात को 5:6 में परिवर्तित करने के लिए कितने ग्राम तांबा मिलाना चाहिए। एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता और तांबा, जस्ता और तांबा, जिंक और कॉपर। तो सुनो भैया, जिंक और कॉपर का जो रेशो है वो है 5:3 का। तदनुसार और कितना है 400 ग्राम है, तो 400 ग्राम बांट लो पहले तो आप, 5 और 3 8 से भाग लगेगा, 8 पंच 40, 50, 5 तिया 15 मतलब 150 और 5 25 मतलब 250। ये जिंक हो गया और ये कॉपर हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, उस अनुपात को 5:6 में परिवर्तित करने के लिए कितने ग्राम तांबा मिलाना चाहिए। तांबा मिला रहे मतलब कॉपर मिला रहे, तो जो 250 है इसके कॉपर में हम कुछ मिला रहे हैं मतलब एक्स मिला रहे हैं, तब जाके ये कितना हो जाए अपना 5:6 हो जाए, ये पूछ रहा है वो। ठीक है चल जाएगा, 5 से काट दो, 5 25, 6 से 5 25 6 से गुणा कर दो, 6 पंचे 30 बराबर 150 प्लस एक्स, और 150 300 में से घटेगा कितना आएगा, तो हमें कितना मिलाना है उसमें 150 मिलाना है। कितना मिलाना है 150 मिलाना है। वन 150 मिलाएंगे। चलो क्लियर है क्या सबको। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान लगाते हैं ध्यान से। अगला, रतिराम शहर में दूध बेचता है। वह प्रतिदिन 10 लीटर दूध 45 प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है, ठीक है। लेकिन साथ ही हर हफ्ते 50 रुपए नगर निगम का टैक्स के रूप में देता है। सितंबर 2021 में रतिराम ने कितने रुपए कमाए होंगे। प्रतिदिन 10 लीटर दूध 45 के हिसाब से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर कितने दिन का हुआ 30 दिन का हुआ, राइट 30 दिन का हुआ, तो उसने 30 दिन दूध बेचा होगा, सीधी कहानी है ना। और 10 लीटर, प्रतिदिन 10 लीटर बेचता है, तो प्रतिदिन 10 लीटर बेचता है मतलब उसने 300 लीटर दूध बेचा है। और हर लीटर का, प्रतिदिन 10 लीटर दूध 45 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, हर लीटर 45 रुपए लीटर के हिसाब से बेचता है, मतलब ये पैसा आ गया टोटल, है ना। तो गुणा मार दो और कहती 5 15 की 5 कैरी में 1 4 तिया 12 और 1 13, 13,500 रुपए तो ये उसके बन गए। साथ ही साथ क्या करता है वो 50 रुपए नगर निगम का टैक्स देता है कर हर हफ्ते, तो 4 हफ्ते होते हैं, तो 5 को 20 200 रुपए उसको ये चुकाने हैं, तो कुल मिला के 13,700 रुपए देगा वो। क्या दिक्कत आ रही है इसमें। सितंबर 50 नगर निगम का टैक्स के रूप में देता है, तो 200 ही तो हुए, 5 को 20, तो 5 15 की 5 कैरी में 1 4 तिया 12 1 13, सही तो है, इसमें कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या। एक बार क्या चेक कर लो भैया यार, उत्तर इसमें क्या ही गलत होगा। 13,500 ही आएगा। एक चीज हो सकती है इसमें जो गड़बड़ मैं कर रहा हूँ, वो ये है कि एक महीने में मैं 3 4 हफ्ते मान रहा हूँ, 4 हफ्ते मान रहा हूँ। 4 हफ्ते मतलब हर हफ्ता 7 दिन का होता है, हर हफ्ता 7 दिन का होता है। इस हिसाब से 7 चौको 28 दिन ही हुए। इसका मतलब यहाँ पर अभी 2 दिन और है,
2 दिन और हैं, तो इस हफ्ते का भी लग जाएगा उसको कितना रुपए, 50 रुपए इस हफ्ते, मतलब 5 हफ्ते का लगेगा, 250 रुपये लगेगा। तो भी तो उतना नहीं आ रहा, 13,750 आएगा। अगर मान लो अपन लोग ऐसा भी करते हैं तो भी 13,750 आएगा, क्योंकि 13,500 है। तो ये गलत ही है बेटा, है ना। अपन अपन अच्छा, घटाना है। रुको 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 रुको, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ ना। हाँ समझ गया। रतिराम शहर में दूध बेचता है, 10 लीटर प्रति दिन इतना कमाता है और टैक्स देता है, टैक्स में तो उसका पैसा लगेगा ना, टैक्स गवर्नमेंट थोड़ी देगी। ओहो, क्या बड़ी मिस्टेक कर रहा मैं, सॉरी सॉरी सॉरी। मान ली मैंने आपकी बात। घटेगा ना, ये पैसा तो उसकी कमाई में आएगा थोड़ी, इसको तो देना है उसको। सही बात है, 10 में से 5 की 5, जाने का दिमाग कहाँ चल रहा था मेरा। 4 में से 2 गई, 2, 13,250। अब सही है, बिल्कुल सही है। सॉरी, जोड़ना थोड़ी है। अरे मैं क्या टैक्स को भी उसकी कमाई में जोड़ रहा था, मुझे लगा ये भी कमाई हो रही, जोड़ लो। अरे टैक्स है ना, सही बात है आपकी, टैक्स है तो टैक्स तो हमें देना पड़ेगा, तो हमारी कमाई जो है वो तो कम हो जाएगी, बढ़ेगी थोड़ी। 250 घटेंगे, बिल्कुल मान लिया। 200 नहीं आएगा तो 250 ही बेटा, क्योंकि ये बात बाद में पकड़ी मैंने। 4 हफ्ते का मतलब होता है 7 चौको 28, 28, तो इसका मतलब 5वां हफ्ता तो आएगा ही आएगा, चाहे जो हो जाए। तो इस हफ्ते का भी पैसा लग जाएगा उसको। अब सही है। नेक्स्ट, विच मेथड मूव्स फ्रॉम द नोन टू द अननोन। ऐसी कौन सी मेथड है जो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है। चलो, सूत्र। क्या सूत्र होता है ज्ञात से अज्ञात का। ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं। व्याख्यान है, विश्लेषण, अन्वेषण है या संश्लेषण है। पहली बात, इस सूत्र को देखो, ज्ञात क्या होता है। ध्यान देना, ज्ञात क्या होता है। जो भी चीजें ज्ञात हैं आपको आज, वो नियम होते हैं। आपको जो भी ज्ञात है वो नियम बन चुका है। जैसे आपको ज्ञात है कि आप कौन है, मतलब अब आप एक नियम है ना। आपको पता है आपका परिवार कौन है, ये एक नियम है जो ज्ञात है। और अभी आपकी शादी नहीं हुई है ना। तो आपकी कौन से शादी होगी या किससे शादी होगी, लड़का या लड़की, वो अज्ञात है। तो वो नियम नहीं है। अभी अभी आप किसी को भी नहीं बोल सकते ये मेरी धर्म पत्नी है, या आप ये नहीं बोल सकते ये मेरा पति है, जब तक शादी नहीं होगी, वो अज्ञात है। तो ज्ञात क्या होता है, हमेशा याद रखना, नियम जो हो चुका है, जो कंफर्म हो चुका है, उसे हम ज्ञात कहते हैं। ठीक है, किसी की शादी पक्की हो गई है तो आप कह सकते हैं कि हाँ भैया अब ये ज्ञात है, नियम बन चुका है। समझ रहे। तो यहाँ पर नियम का मतलब होता है, नियम सूत्र जो होता है उसे हम ज्ञात कहते हैं। और जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है हम उसे कहते हैं अज्ञात। उसे क्या कहते हैं हम, अज्ञात। अज्ञात का अर्थ मतलब, जैसे हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, है ना, हम नई नई चीजें करते हैं जिन्हें हमें पता नहीं होता है, इसे हम कहते हैं उदाहरण को अज्ञात। अब नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं हम लोग, किसमें, निगमन विधि में। किसमें चलते हैं, निगमन विधि में। हम निगमन विधि से पकड़ते हैं इस चीज को। और निगमन विधि यहाँ पर उत्तर है नहीं है, इसका मतलब ये कैसे भी करके व्याख्यान है नहीं है, अन्वेषण है नहीं है। अब बात आती है विश्लेषण है क्या। तो आपको बता दूं, 2 विधियां होती हैं, एक होती है आगमन विधि, एक होती है आगमन विधि और एक होती है निगमन विधि। आगमन विधि का दूसरा नाम ही विश्लेषण विधि होती है। क्या होती है, विश्लेषण विधि होती है आगमन विधि का। और निगमन विधि का ही दूसरा नाम क्या होता है आपका, संश्लेषण विधि होती है। संश्लेषण, है ना, संश्लेषण विधि होती है। समझाया भी है मैंने, निगमन का एडवांस पार्ट संश्लेषण है, आगमन का एडवांस पार्ट विश्लेषण है। तो यहाँ चूंकि निगमन का नियम भी बन सकता था ये, लेकिन निगमन लिखा ही नहीं है, इसलिए हम उत्तर लगाएंगे ये किसका है, संश्लेषण विधि का है। कंटिन्यू टैक्स तो बाद में देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो वो किसी शहर जा रहा है ना, और किसी शहर में दूध बेच रहा है, तो शहर के बाहर ही कुछ लोग खड़े हैं, कहते हैं अगर शहर में घुसना है तो आपको यहाँ 50 रुपए देने पड़ेंगे हफ्ते भर के, है ना। मान लो टोल टैक्स टाइप का। तो टोल टैक्स बाद में कब देते हो, आप तुरंत देते हो, शहर में घुसते ही देना पड़ता है आपको। ऐसी सर्विस टैक्स भी हो सकते हैं उस टाइम के, है ना। ठीक है, अगर उधर दूध बेचना है तो 50 रुपए लगेंगे।
कितने सारे गाड़ी चलाने वाले, कितने सारे छोटे-छोटे विक्रेता हैं, जिनको वहाँ टैक्स, लोकल टैक्स देने पड़ते हैं, जिसको गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। कई लोग बोलते हैं तुम यहाँ दुकान खोल के बैठे हो, 50 रुपए हफ्ते के देने पड़ेंगे आपको, नहीं दोगे तो तुम्हारी दुकान में तोड़ फोड़ कर देंगे, तुम्हें दूध नहीं बेचने देंगे, तुम्हें काम नहीं करने देंगे। इससे अच्छा है 50 रुपए दे के उनसे पीछा छुड़ा लो। तो पूरे भारत में ये चल रहा है। जो लोग दमदार हैं वो सब्जी वालों को सब्जी नहीं बेचने देते, दूध वालों को दूध नहीं बेचने देते हैं, है ना। जो बेचारा मेहनत कर रहा है उसको मेहनत ही नहीं करने देते हैं, वो फ्री का खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास 8-10 मुस्टंडे हैं, है ना। उनसे वो डायरेक्ट तो नहीं मार सकते क्योंकि आजकल रिपोर्ट हो जाती है, अंदर चले जाएंगे, लेकिन इन किन प्रकार वो उनको परेशान करते रहते हैं, है ना। रात में पता चला वो चले गए तो दुकान में आग ही लगा दी। अब बताओ आप क्या ही कर लोगे उनका। तो ऐसे लोगों को पीछा छुड़ाने के लिए, ऐसे समाज के जो अ, नीच प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे पीछा छुड़ाने के लिए लोग 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए देते जाते हैं उनको कि चलो जाओ ले जाओ, है ना। जैसे कुत्तों को रोटी डालते हैं ऐसे ही इनको भी डाली जाती है। तो मान लो इस तरीके से। रिजल्ट कब तक आएगा क्या पता कब तक आएगा। वैसे उसको बना रहा है हमारी एक छोटी सी पकड़, या फिर ये माने कि जो हमने पूछा है उधर से, उससे हमें ये पता चला है कि रिजल्ट पर ही काम चल रहा है ना। पूरा काम अभी वर्ग 3 के रिजल्ट पर ही चल रहा है। अब होता क्या है, वर्ग 3 का रिजल्ट या वर्ग 2 का या वर्ग 1 का रिजल्ट जब भी निकालते हैं कुछ गलतियां कर ही देते हैं। तो हो सकता है इस बार सोचा हो उनने कि अब की बार गलती नहीं करेंगे, बिना गलती के निकालेंगे। चलो, जब छात्र को किसी नवीन समस्या को हल करना होता है तब वह प्रयोग करता है किसका? आगमन विधि का, वार्तालाप विधि का, विश्लेषण का या व्याख्यान का? मेरे ख्याल से ये बता दोगे आप सब लोग किसका करोगे। नवीन समस्या को हल करना है, पहले कभी नहीं किए, तो आप किससे करोगे? आगमन से करोगे, विश्लेषण से करोगे, व्याख्यान से, वार्तालाप से। तो अब यहाँ पर समस्या आ रही है दो। नवीन समस्या को हल करना है तो वार्तालाप विधि से तो हम नहीं करेंगे, ना ही व्याख्यान विधि से, तो एक तरफा होती है। दो बची, आगमन और विश्लेषण। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बता के आया हूं कि आगमन का एडवांस पार्ट विश्लेषण होता है। तब इस समस्या को हल करने के लिए आप आगमन लगाओगे या विश्लेषण लगाओगे, आप बताओ। देखो, इसमें अंतर पैदा करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं शिक्षक हूँ, मुझे दोनों विधियां लगानी, बच्चा थोड़ी लगाएगा, मुझे लगानी है। अब मैं किसी चीज में आगमन लगाऊं या विश्लेषण लगाऊं, ये मैं डिसाइड करूंगा। और ये कैसे डिसाइड होगा? उस क्वेश्चन की प्रकृति पर, कि वो प्रकृति कैसी है। जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण ऐसा है या कोई समस्या ऐसी है जो चिर परिचित है, पहले से पता है मुझे। मान लो मैं आपको एक ऐसा खिलौना दिखा रहा हूँ जो हर बार दिखाता हूँ, ठीक है। एक ऐसा खिलौना दिखा रहा हूँ एक बच्चे को जो हर बार दिखाता हूँ, तो मैं उसमें उदाहरण दे सकता हूँ और खिलौना बता सकता हूँ। लेकिन पहली बार खिलौना ही ऐसा आया है जो मेरे लिए भी नया है, आप लोगों के लिए तो एकदम ही नया है, पहले से ही नहीं देखा। तो फिर हम उसके विश्लेषण में उतर जाएंगे। हम किस में उतर जाएंगे? उसके विश्लेषण में उतर जाएंगे। और समझो, मान लीजिए मेंस्ट्रुएशन चैप्टर है, हमने पढ़ना शुरू कर दिया, सब कुछ पढ़ा दिया, सूत्र वगैरह सब कुछ बता दिया, हर चीज बता दी और पढ़ रहे हैं, बीच में चल रहा है। अब कोई ऐसी प्रॉब्लम आई जो एकदम ऐसी थी, जो थी उससे रिलेटेड लेकिन प्रॉब्लम थी, अब आप समझ नहीं पा रहे थे उस चीज को सीधा सूत्र से। तो मैंने कुछ उदाहरण दिए, यहाँ वहां के उदाहरण दिए और फिर मैंने उस चीज को समझाया। तो ध्यान दिया, प्रोग्रेस जो आपकी जो प्रोसेस चल रही थी, उस प्रोसेस के बीच में कहीं पर कोई समस्या ऐसी आई तो मैंने कुछ उदाहरण देके आपको समझाने का प्रयास किया, ये आगमन है। लेकिन अब मान लो मैंने मेंस्ट्रुएशन आज स्टार्ट ही किया है, आज शुरुआत ही कर रहा हूं, तो शुरुआत करते समय हम आगमन विधि यूज करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा और अधिक विश्लेषण करेंगे, मतलब और थोड़ा डीप में उतरेंगे। आगमन विधि के और डीप में उतरना ही विश्लेषण कहलाता है, सीधी कहानी है। तो कोई समस्या ऑन गोइंग है तो आगमन विधि, और कोई एकदम नई समस्या है तो विश्लेषण विधि। बात समझ में आ रही क्या? इसलिए यहाँ पर आगमन विधि न लगा के नई समस्या की बात कर रहे हैं, हम क्या लगाएंगे? विश्लेषण विधि लगाएंगे। इसको एक बच्चे के हिसाब से ऐसे समझ सकते हैं। एक बच्चे को, मान लीजिए मैं अपने बच्चे को आज कार गिफ्ट देता हूँ और वो कार उसके पास पहले से है, वह कार उसके पास पहले से है, तो वो अपने मित्रों को कैसे दिखाएगा? वो कहेगा देखो ये पहले थी मेरे पास, अब ये नई आ गई। तो वो उदाहरण तो देगा लेकिन वो उसी चीज को नॉर्मल तरीके से दिखाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने उसको आज ऐसी चीज दी जो उसके पास पहले कभी नहीं थी, पहली बार ही देखा है, तो फिर वो मुझसे कार देख के मुझसे कुछ नहीं पूछेगा। वो कि आखिर कहाँ से लाए, कैसी लाए, कैसे चलेगी, रिमोट कैसे चलेगा, उसको सब पता है कैसे चलना है।
लेकिन मैं ऐसा कोई गिफ्ट लेके चला जाऊं जो उसने पहली बार जीवन में देखा हो, तो उसको छूने के पहले पहले ही मुझसे बोलेगा ये है क्या, कैसे चलेगा, आप बताओ, आप करके दिखाओ। समझ रहे हैं, यहाँ विश्लेषण की प्रोसेस चालू हो गई है। तो एक बहुत छोटी सी चीज है जहाँ विश्लेषण चालू हो जाता है या आगमन रह जाता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित पर राष्ट्रीय चर्चा 2005, पढ़ो पहले तो अच्छे से। 2005 के आधार पत्र के अनुसार लोक कलन विधि, लोक कलन विधि, लोक कलन विधि कोई बताएगा क्या होता है? कि समृद्धता की प्रशंसा सराहना बच्चे की गणित के बोध को समृद्ध कर सकती है। लोक कलन विधि से क्या अभिप्राय है? अच्छा यही तो पूछा है। लोक गीतों के गानों को कलन विधि का विकास। प्राचीन काल में उपयोग की गई कलन विधि। पारंपरिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियां हैं लोक कलन विधि। जो लोग और औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं हैं उनके द्वारा प्रयुक्त की गई मानसिक गणना की विधि। बताओ क्या है लोक कलन विधि, क्या है इसमें से? देखो जिसको पता होगा वही बता पाएगा, नहीं तो इसमें तुक्के लगाओगे तो गलत होगा उत्तर। लोक कलन विधि क्या है? आप लोगों ने देखा होगा, आप किसी दुकान वगैरह पे जाओ जहां पर लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते या फिर पढ़ाई नहीं उन्होंने कभी भी, लेकिन गांव में आज भी दुकान लेकर बैठे हैं और वो बड़ी अच्छे से कैलकुलेशन कर लेते हैं, है ना। उनको कोई समस्या नहीं होती। क्या होता है, उनकी अपनी एक गणित चलती है ना। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को, शायद आप में से किसी ने सुना भी होगा, 15 की टेबल है। 15 की टेबल आप सबको आती है। मैंने कैसे सीखी थी? लोक कलन विधि से सीखी थी। क्या थी टेबल? 15 दूनी तीतिया, पैतल्ला चौको 60, पना 75, छक्का 90, सतह पे चौकर 28 बीसा, 9 पैंतीसा, धूम धड़क्का 150। ये क्या, ऐसी कोई टेबल आपको कभी स्कूलों में पढ़ाई? नहीं पढ़ाई, मुझे भी नहीं पढ़ाई। लेकिन ये कैसे पढ़ी? ये एक प्रकार से लोक कलन विधि टाइप का है ना। ताकि एक गाना जैसा भी हो गया, याद भी हो गया, मजा भी आया और 15 की टेबल भी याद हो गई। तो ये जो है उन्होंने कहा, कहाँ, पाठचर्या रूपरेखा 2005 में, कि जो लोक कलन विधियां हैं, जो जनरल लोग जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन फिर भी वो कैलकुलेशन अच्छी कर लेते हैं, है ना। पढ़े लिखे नहीं है, साक्षर नहीं है, लेकिन यार कैलकुलेशन अच्छी है उन लोगों की, मतलब कोई ना कोई माध्यम से तो उन्होंने सीखी होगी। तो उन्होंने कहा ये जो माध्यम है या जो ये सीखा है ये बच्चों को भी सिखाओ, इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी अपने को। ये बिल्कुल वैसी बात है कि एलोपैथिक दवाई अगर काम कर रही तो ठीक है, नहीं तो घर के उपचार भी थोड़े से काम करते ही करते हैं, है ना। या सुनो, किसी का बीपी और शुगर बढ़ गया हो तो जरूरी नहीं हमें सब आपकी एलोपैथिक दवाई ही काम करेगी, घर के उपचार भी कई बार वहां पर काम कर जाते हैं। तो यही बात है। इसका मतलब यहाँ उत्तर किसका है? लोक कलन विधि से जो लोग औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं है परंतु उनके द्वारा मानसिक गणना की जाती है, उसे हम लोक कलन विधि के अंतर्गत लाते हैं। क्लियर है क्या ये? हाँ, हर संडे आएगी मैराथन, टेंशन ना लें आप लोग। चलिए हर संडे अपन मैराथन लेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेश अपनी कक्षा का एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। वह त्रिआयामी डी आकारों को छूकर उनके किनारों, कोनों और फलकों को पहचानता और गिनता है। ठीक है, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने किनारे, कोने और फलके होंगे? अरे ये शायद क्वेश्चन कल भी हुआ था ना इस टाइप का, फलक वगैरह गिनना। त्रिभुजाकार प्रिज्म में, प्रिज्म है ना, प्रिज्म। तो थोड़ा एक बार त्रिभुजाकार अगर प्रिज्म बनाने का प्रयास करेंगे, प्रिज्म कौन जैसा नहीं बनता, ध्यान देना है, प्रिज्म सीधा सीधा बनेगा। मान लो ये प्रिज्म है। अब उसने कहा है सबसे पहले किनारे बताओ। क्या बताओ? किनारे। किनारे, किनारे कितने होंगे आप बताओ? इसको अपन लोग इंग्लिश से ही पढ़ लेना, आप लोग गड़बड़ी ना करना। यानी भाई काउंट एजेस है ना। हाँ, किनारे, किनारे मतलब क्या, ये जो रेखाएं होंगी। तो एक रेखा ये है, दो ये है, तीन ये है, तीन ये हो गई, तीन ऊपर है, तीन ऊपर नीचे, 9 हो गई। कितनी हो गई? 9। ये है आंसर, है ना। दूसरा क्या पूछा उसने? कोने कितने हैं? कोने, कोने जहां पर दो या तीन रेखाएं आके मिलती हूँ। तो एक कोना, दो कोना, तीन कोना, चार कोना, पांच कोना और छह कोना। छह कोना हो गया। फलक कितनी हो? फलक मतलब ये पूरी की पूरी जो चार भुजाओं से मिलके, एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच फलक हो गई। तो बी आंसर हो गया, पांच फलक हो गई। सो आंसर कितना हो गया इसका? बी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यदि किसी वर्ग के आधार वाले पिरामिड में, वर्ग के आधार वाले पिरामिड में, अब ये वर्ग है, वर्ग समझते हो, जहाँ चारों भुजाएं एकदम आप आपस में बराबर हो, है ना। और अगर मान लो ऐसा ही कोई पिरामिड बनाया गया है,
ऐसा बनेगा नहीं मुझसे, चलो ऐसा बना लेते हैं अपन लोग। पिरामिड बना लिया अपन ने, वर्ग है ना। पिरामिड किनारे फलक शीर्ष की संख्याएं क्रमशः ई एफ। किनारों, किनारे मतलब होता है ई, किनारे, किनारे मतलब एजेस, कितने एजेस होंगे आप बताओ। एक दो तीन चार, ये है, चार नीचे है, चार इतनी है, 12 है, ई कितनी है, 12 है। फिर फलक, फलक, फलक मतलब है एफ, एफ है मतलब फलक, फलक मतलब जो आपके ये है, तो एक दो तीन चार पाँच छह फलक हैं अपने पास। फिर वी, वी क्या है अपना, शीर्ष, वर्टेक्स, वर्टेक्स शीर्ष, शीर्ष कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छह सात, आठ शीर्ष है, जैसे हम क्या कहेंगे वी, वी कितने हैं, आठ है। अब हमसे पूछा क्या है, टू ई माइनस एफ प्लस का दो, प्लस का दो, भी है ही नहीं, नहीं गलत लिखा है, ऊपर देखो इंग्लिश में टू वी है, टू वी है ना, हाँ टू वी है। अब रख लो यहाँ पर, टू ई का मतलब हो गया 12 दूनी 24, माइनस एफ का मतलब हो गया 6, और टू वी का मतलब हो गया 16, 16 में से 6 का 24, 34 आया उत्तर। कुछ तो गलत हुआ है बेटा यहाँ पर, हाँ। किसी वर्ग के आधार वाले पर, अरे यार पिरामिड बना था, प्रिज्म बना दिया मैंने, पिरामिड बनाना था, प्रिज्म बना दिया मैंने, सॉरी। वर्ग का पिरामिड बनाना था, पिरामिड मतलब एक कोने में जाना था इसको, मैंने पिछले सवाल जैसा क्या बना दिया, प्रिज्म बना दिया। ये बनना था राजा इसको, ये बनना था, है ना, ये बनना था। ये बदल जाएंगे अब, ये हो जाएगा। ई मतलब क्या है, आपके किनारे हैं, किनारे कितने हो जाएंगे, पांच, कैसे आप समझो, एक दो तीन चार और एक, ये नहीं, ई मतलब क्या है, अपने एजेस है ना, द नंबर ऑफ एजेस मतलब ई। फलक कितने हो जाएंगे, फलक, ये उल्टा सीधा चल रहा है यार, कुछ पता है, ये गलत है, ये किनारे हैं, है ना, चलो मैंने गलत लिख दिया है। ई, ई फॉर क्या है हमारा, ई मतलब होते किनारे, नंबर ऑफ एजेस है ना, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ होंगे। एफ मतलब होंगे फलक, फलक कितने होंगे, एक दो तीन चार पांच होंगे, है ना। और वी, वी क्या है अपने, वर्टेक्स, वर्टेक्स भी अपने पांच होंगे, क्यों, एक दो तीन चार और पांच जहां मिलते हैं आके, ये होगा। अब करो, चलो सॉल्व करो यहाँ से। टू ई मतलब आठ दूनी 16 हो जाएगा, माइनस एफ मतलब 5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10, 16 5 हो जाएगा 21, अब सही है उत्तर। हाँ ठीक है ना, तो गलत लिख दिया था वो मैंने। चलो, आपने कल बच्चों को पढ़ाया था ये, ओके, बढ़िया है। हम्म, अरे कुछ नहीं, वो पिछला वाला सवाल ऐसा था ना, इसमें बनना था क्या, ऐसा बनना था पिरामिड, पिरामिड सॉरी, इसमें क्या बनना था आप लोगों का, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म बनना था, प्रिज्म। और प्रिज्म कैसा होता है, जैसा आधार होता है वैसे ऊपर होता है। और जो पिरामिड बनना है अगर, तो पिरामिड में ऐसा नहीं होता, पिरामिड जाके किसी एक बिंदु पर मिलता है, तो मैंने क्या उसको प्रिज्म जैसा बना दिया, जबकि बनाना क्या था अपने को, पिरामिड। आ जाओ, रेखागणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, रेखागणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है, वो भी कौन सा, प्रमुख उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ा रहे हैं हम बच्चों को, गणितीय उपकरणों के प्रयोग का मापन का ज्ञान कराएं ताकि मापन का ज्ञान हो जाए, चलो ठीक है, ये भी सही है। छात्रों में रचनात्मक कल्पना शक्ति का विकास हो, रचनात्मक कल्पना शक्ति आए, ये भी ठीक ही है। छात्रों वस्तु प्रेषण शक्ति का विकास करें,
बस वस्तु, डेवलप स्टूडेंट एबिलिटी टू प्रिसाइज ऑब्जेक्ट, ये भी कहीं ना कहीं सही ही है। बच्चे को अपन ये देखते हैं ना, ट्रायंगल सिखाते हैं, क्वाड्रिलेटरल बड़े छोटे सब सिखाते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर एकदम सही बैठ रही हैं। हम इसीलिए ज्यामिति किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगला, विलियम किलपैट्रिक गणित शिक्षण के किस पद्धति के संस्थापक हैं? प्रयोजन है ना, प्रयोजन विधि दी थी ना उनने, तो प्रोजेक्ट मेथड के संस्थापक हैं वो। तो इसमें तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है अपने को, है ना, सीधा सीधा है। विलियम किलपैट्रिक ही प्रयोजन विधि के क्या है, संस्थापक है। किस शिक्षण विधि में करके सीखना और अवलोकन द्वारा सीखना सिद्धांत का पालन होता है? करके सीखना मतलब करना भी है और अवलोकन भी करना है। तो आगमन विधि में उदाहरण है, नियम है ये। प्रयोगशाला विधि सबको पता है। प्रयोगशाला विधि में हम अवलोकन भी करते हैं, क्योंकि प्रयोगशाला में जब टीचर ले जाता है तो पहले कहता है देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, तो अवलोकन होता है। फिर कहते हैं चलो करो, तो करके भी होता है। तो करके सीखना, अवलोकन करके सीखना, दोनों ही बातें अगर कहीं हो रही हो तो प्रयोगशाला विधि में हो रही होती है। किस विधि में कुछ नया प्राप्त करने के लिए विभिन्न कथनों या भागों का संयोजन की प्रक्रिया के सिद्धांत का पालन होता है? किसका? संयोजन की प्रक्रिया का। ध्यान देना, कौन सी प्रक्रिया का? संयोजन की प्रक्रिया के सिद्धांत। पार्ट ऑफ ऑब्टेन समथिंग न्यू, कैसे? कॉम्बिनेशन, डिफरेंट, कॉम्बिनिंग, संयोजन। और संयोजन जो होता है वो किस में होता है भैया? खंड खंड को जोड़ना, खंड खंड को जोड़ना, को जोड़ना, जोड़ना संयोजन कहलाता है, संयोजन कहलाता है। खंड खंड को जोड़ना क्या कहलाता है? संयोजन कहलाता है। अब खंड खंड को जोड़ना संयोजन अगर कहलाता है, तो खंड खंड को जोड़ना कौन सी विधि कहलाती है? संश्लेषण विधि कहलाती है। कौन सी? संश्लेषण विधि। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। बेटा ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, बाकी ठीक है। 65, 70, 75 इस मार्क्स को लाना बहुत कठिन था, इतना आसान नहीं था। वर्ग 3 के एग्जाम में अगर आप लाए हो तो आप बिल्कुल वेट कर सकते हो, चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि पोस्ट भी इतनी कम नहीं है, अच्छी है। आओ नेक्स्ट। कुछ प्रेक्षणों का माध्य 54 है, कुछ प्रेक्षणों का माध्य 54 है, हमें नहीं पता कितने का है। प्रत्येक प्रेक्षण में 8 की वृद्धि की जाती है और वृद्धि करके प्राप्त योग को 2 से भाग दिया, तो परिणामी प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस में या ऐसे प्रश्न में, ऐसे प्रश्न में औसत, औसत वैसे ही बदलता है, वैसे ही बदलता है जैसा, जैसा उसके प्रेक्षणों के साथ होता है, प्रेक्षणों के साथ होता है, प्रेक्षणों के साथ होता है। ऐसे ही बदलता है जैसा उसके प्रेक्षणों के साथ होता है। अब कुछ प्रेक्षणों का माध्य कितना है? 54 है, माध्य 54 है, एवरेज। अब उसने कहा प्रेक्षण के साथ जो जो होगा वही एवरेज के साथ होगा, तो प्रेक्षण के साथ क्या हो रहा है? यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 8 की वृद्धि हो रही है, तो भैया हमारी इसमें भी 8 की वृद्धि हो जाएगी, औसत में भी। तो जो प्रेक्षण के साथ हो रहा है वही हमारा औसत के साथ 8 की वृद्धि होगी। फिर वृद्धि होने के बाद उसको हम भाग लगा देंगे किससे? 2 से। तो 54 और 8 कितना हो गया? 6, 62 है ना, हो 62/2 तो 31। तो जो पहले औसत था वो 54 है और अब जो औसत है वो 31 है। तो हमें प्रेक्षण के बारे में जानने की जरूरत ही नहीं है कि प्रेक्षण क्या है, आपको ये पॉइंट बस याद रखना है। जब भी ऐसा सवाल आए तो जो जो चीजें प्रेक्षण के साथ हो रही हैं वही वही चीजें किसके साथ घटित होंगी? औसत के साथ घटित होंगी। तो आप औसत के साथ भी वही कर लो, जोड़ा तो जोड़ दो, भाग लगा भाग, तो नया औसत आपका 54 से घट के कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। ईवीएस की क्लास कल ही तो लगी थी। देखो आप लोगों को इस टाइम पर, मॉर्निंग के टाइम पर वर्ग 3 की क्लासेस मिलती है, कभी ईवीएस भी रहता है, सीडीपी रहता है, मैथ्स रहता है, हिंदी रहता है, सब लगती रहती है। आप लोग देख लिया करो थोड़ा एक बार, है ना। चलो नेक्स्ट। निम्न आंकड़ों के लिए परिसर, माध्यक और बहुलक का माध्य क्या है? निम्न आंकड़ों के लिए परिसर, माध्यक और बहुलक का माध्य क्या है?
अब देखो ये स्टैटिस्टिक का सवाल है। पहली बात तो हमें इसमें क्या-क्या निकालना है? परिसर, सबसे पहले परिसर। और परिसर का अर्थ होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। क्या होता है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो आप एक काम करो, इसमें सबसे बड़ी संख्या ढूँढो। सबसे बड़ी संख्या दिख रही है मुझे 18 और सबसे मिनिमम संख्या ढूँढो 5। इससे नीचे कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हमारा ये हो जाएगा 18 माइनस 5, ठीक है? तो ये हो जाएगा 13, 13। अब अगला क्या निकालना है मुझे? माध्यक। अच्छा, बहुलक भी निकाल लें अपन लोग, बहुलक भी निकाल लेते हैं और क्या। ये हो गया हमारा परिसर या रेंज हम इंग्लिश में बोलते हैं। अब हम बहुलक की बात करते हैं। बहुलक, बहुलक, बहुलक मतलब जो ज्यादा आया हो, जो जितनी बार ज्यादा आया हो। तो देखो कौन सी चीज ज्यादा आई है? 18 2 बार आया है, 12 भी 2 बार आया है, 15 एक बार आया है। एक मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा ढंग से तो देखो रे, क्या कौन सी चीज ज्यादा बार आई है? अच्छा, एक काम करते हैं अपन लोग, इसको पहले एक लाइन में बदल लेते हैं। माध्यन, माध्यक निकालते हैं। माध्यक है कि माध्यक क्या है? माध्यक है। माध्यक के लिए तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें? असेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा लिखो, सबसे छोटा 5 था। 5, 5, 5 के बाद 6 आएगा। हाँ 6 है। एक ही बार 6 है? नहीं, 2 बार 6। एक बार 6 है, 2 बार 6, 2 बार 6। एक बार और एक बार, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ से लिखते नहीं तो जगह कम पड़ जाएगी। 5 फिर 6 फिर 6, 2 बार 6, फिर 7 की बारी है। तो कितनी बार 7 है? एक ही बार है 7, 7। फिर क्या है? 8, 8 कितनी बार है? एक बार, 2 बार और 3 बार। 8 है 3 बार। एक बार, 2 बार, 3 बार, यही है बहुलक अपना, है ना। 8 3 बार है तो 8 3 बार है, यही बहुलक है हमारा। 8 के बाद आता है 9, 9 कितनी बार है? एक ही बार है, 9 एक बार है। फिर आता है 10, 10 कितनी बार है? एक ही बार है, तो 10। फिर आता है 11, है ही नहीं। फिर 12 है, 12 कितनी बार है बेटा? 2 बार है। 12 कितनी बार है? 2 बार है, तो 12 और 12। फिर आता है 13, 13 है क्या? नहीं है, 14। फिर आता है 14, 14 कितनी बार है? एक ही बार है, तो 14। फिर आता है 15, 15 कितनी बार है? एक बार है, एक बार है, एक ही बार है शायद ना, हाँ एक बार है 15। और फिर 18 है। 15 के बाद 17 तो है नहीं, 16 17, 18 18 है। सब कट गए। ऐसे काटने ही पड़ते हैं अपने को। अब कहीं गलती ना हुई तो काउंट कर लो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बार है ये। गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए पूरे 15 के 15। अब बहुलक तो वो है जो ज्यादा बार आया हो। ये 2 बार आया, ये 3 बार आया, तो बहुलक हो गया। अब माध्यिका निकालना है, तो जो मध्यिका होगा वो होगा 15 है। 15 है ना। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 में से एक घटाओ 14, मतलब 7 7 छोड़ दो इधर। तो 1 2 3 4 5 6 7 इधर छोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7 इधर, जो बीच का है यही आपका माध्यक है। तो माध्यक कितना हो गया? 9। अब इनका उसने औसत पूछा है, औसत ही पूछा ना इन तीनों का। हाँ, इन सबका औसत पूछा है। तो परिसर कितना हुआ हमारा? 13। बहुलक कितना हुआ हमारा? 8। और माध्यिका कितनी हुई हमारी? 9। इसका औसत पूछा है। तो ये कितने हैं बेटा? 3 है, तो 3 से भाग लगेगा। 13 और 8, 13 और 8 21, 21 और 9 30 हुआ। कितना हुआ? 30, 30/3। तो इसका जो औसत है वो कितना आ गया? 10 आ गया। एक अच्छा सवाल था ये। माध्य को, माध्य भी है इस सवाल में, सोचो। माध्यिका भी है इस सवाल में, बहुलक भी है इस सवाल में, हर चीज है इस सवाल में। एक छोटा सा सवाल है लेकिन उसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों चीजें एक सवाल है पूछ ली। ये ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में हमारे, जहां पर एक ही सवाल में उसने सब कुछ पूछ लिया अपन से। चलो बढ़िया, आगे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हिले द्वारा दिए गए ज्यामितीय विवेचन के स्तरों की व्यवस्था लक्षण नहीं है? है नहीं, नहीं है। वैन हिले, वैन हिले के स्तर वो याद हो आपको, आपको बताया था। 0 स्तर,
लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ऐसे टोटल 5 होते हैं। किस पे नहीं? अनुभव। अनुभव रहता है कि हाँ, क्योंकि हर लेवल में क्या करते हैं हम? अनुभव ही तो होता है, तभी तो इस लेवल 0 पे जो सीखा वो लेवल 1 में काम आता है, लेवल 1 में जो काम करता है लेवल 2 पर, तो बिल्कुल है अनुभव। विकासात्मक, बिल्कुल एक एक लेवल बढ़ते जाते तो विकासात्मक। अनुक्रमिक, हाँ, क्रम से है कि 0 पहले 1। आप ऐसा नहीं कर सकते लेवल 2 पे डायरेक्ट पहुंच जाओ, आपको पहले 0 पे जाना, फिर 1 पे, फिर आयु आश्रित नहीं, आयु आश्रित नहीं है। ऐसा नहीं है कि किस उम्र के बच्चे सीख पाएंगे, कोई भी उम्र का बच्चा हो सभी सीख पाएंगे। तो यही नहीं बताना, इसलिए यही उत्तर हो गया। ये पहले भी शायद प्रश्न अपन लोगों ने किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डीन्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जाती है? डीन्स ब्लॉक, डीन्स ब्लॉक का प्रायिकता, स्थानीय मान, संख्याओं का योग, एक अंक वाली संख्याओं गुणन, ये सब पढ़ाए जाते हैं डीन्स ब्लॉक से, केवल एक चीज को छोड़ के। बताओ वो चीज कौन सी है? प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाई जाती है ना। तो डीन्स ब्लॉक के लिए एक सूत्र याद रखना, PDMAS, ये सब चीजें डीन्स ब्लॉक से पढ़ाई जाती है ना। पी, पी का मतलब क्या है? प्रायिकता नहीं है। पी का मतलब है आपकी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, है ना, मतलब स्थानीय मान, है ना। डी मतलब होता है डिवीजन, पढ़ाया जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया जा सकता है, एडिशन समझा जा सकता है, और सब्ट्रैक्शन, ये सब डीन्स ब्लॉक से पढ़ाए जा सकते हैं। स्थानीय मान, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, प्रायिकता नहीं पढ़ाते अपन उससे। निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामितीय महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं? ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। दृष्टिकरण, हाँ ठीक है। पक्षांतरण नहीं है। रूपांतरण, हाँ है। ए और सी, ए और सी। पक्षांतरण अलजेब्रा की प्रक्रिया है, इसकी प्रक्रिया नहीं है। ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी किए हुए हैं, है ना, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये ध्यान आ गया मुझे प्रश्न करवाते ही सही। चलो, डीन्स ब्लॉक क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आप रेगुलर पढ़ाई नहीं करते हैं। मैंने इसकी फोटो समेत इसको पूरा समझाया है डीन्स ब्लॉक को, शायद मेरे ख्याल से 2 कक्षाओं पहले, है ना। इसका फोटो भी दिखाया था डीन्स ब्लॉक में, और साथ ही साथ पढ़ाया था। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरी क्लास का आनंद उसी को है जो रोज पढ़ता है। अभी शायद 2 या 3 दिन ही हुए होंगे, मैंने इनके चित्र तक दिखाए थे आप लोगों को, कि इस तरीके से हम बच्चों को प्लेस वैल्यू के मान डीन्स ब्लॉक की सहायता से दिखाते हैं। चलो आओ इस क्वेश्चन को देखो। 10x+6, 10x+6, आप एक दिन पढ़ के उससे कुछ हासिल नहीं कर सकते हो, सभी लोगों को कहना है ये मेरा। आपको प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा, और जब तक पढ़ना पड़ेगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। तो मैं आपकी गारंटी ले सकता हूँ। आप सोचो कभी कभार हम आके देख लेंगे आपको, सर मिल लिया करेंगे, पढ़ लिया करेंगे, नहीं बेटा नहीं हो पाएगा, है ना। 10x, और मैं एप्लीकेशन में पढ़ाऊँ या यहाँ पे पढ़ाऊँ, दोनों में डेटा में सेम देता हूँ। सेम का मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो कुछ कम पढ़ाऊंगा उधर ज़्यादा पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ भी बच्चे पढ़ ही रहे हैं। कंटेंट हर जगह अच्छा रहेगा, आपको हर जगह कंटेंट, बस ये है कि बेसिक पढ़ना तो एप्लीकेशन पर, प्रैक्टिस करनी हो तो यूट्यूब पर, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा। 10 और 8 हो गया 18x, और 60 में से 24 घटा लें, 60 में से 24 घटा लें तो 10 में से 6 गई तो 4, और 5 में से 2 गई तो 3, बराबर है 25x - 20। अब सुनो, 20 इधर ले आओ, 18 उधर ले जाओ, 8 और 5 13 की 3, कैरी में 1, 2 2 4 43x हो जाएगा। 20 यहाँ जुड़ जाएगा, 3 2 5 56 हो जाएगा। ये कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है? कितना भयंकर आ रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 56/43 आ गई। कितनी आ गई? 56/43 आ गई। अच्छा, रोज देखते हो तो रिकॉर्डेड देख लिया करो ना, थोड़ा सा रिकॉर्डेड देख लिया करें आप। कहीं देखना प्लस माइनस की गड़बड़ी करी है क्या अपन लोगों ने? कट जाना चाहिए था इसको, क्योंकि नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा जो दिख रहे हैं अपने को। 10x 60,
8x ऋण 24, 25x ऋण 20 सही, 18x प्लस 36 सही, 25x माइनस 20 भी सही है, 36 और 20, 36 और 20 कितने हुए 56। अच्छा ये मैंने जोड़ दिया, इसको घटाना था ना मुझे, यही गड़बड़ हो गई। 25 तो 2 7 2 7x हुआ, ये 7, बस ठीक है सही। 7 8 56 है ना, ये कट जाएगा, 8 आया x की वैल्यू। अब देखो पूछा क्या है हमसे, 5x प्लस 2, 5x, x मतलब 8, 8 5 40 2 42 बटे 6, तो 6 7 42, कितना उत्तर आया 7। 7 आंसर आया। देखो नेक्स्ट, अगर इस व्यंजक को इस व्यंजक के साथ घटाया जाए, ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है, तो नॉर्मल है, 3xy, 3xy है, नहीं नहीं, ऋण 5x स्क्वायर है, ऋण 5x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर, नहीं इंग्लिश में उल्टा चलता है ना, पहले 3xy वाला ही लेना पड़ेगा। सही है, 3xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर में से इसको घटाने पर, किसको, ऋण 5x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर और माइनस 4xy को घटाने पर, चलो 3xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, माइनस का अंदर गुणा करो तो 5x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर और प्लस 4xy हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा और क्या। अब आप देख लो कहाँ पर क्या कर सकते हो आप, x से x है, x तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, 2y स्क्वायर है ऋण 5, तो माइनस 5 से y स्क्वायर हो जाएगा ना, और ये 3x है और ये 4x है, तो प्लस 7xy हो जाएगा। 7x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ए आंसर। लिखने में भी देखो कितना ऊट पटांग लिखा, ताकि ढूंढो आप उसको। चलो कोई डाउट, नॉर्मल था ये तो, बहुपद को जोड़ना घटाना है। व्यंजक बहुपद बहुत आता है, चाहे आपका वर्ग 2 हो, चाहे वर्ग 1 हो, वर्ग 3 हो, बहुपद पता नहीं क्या ही समस्या है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। 9a स्क्वायर, और आप अपने एमपी भर में नहीं, भारत में कहीं टी टेट का एग्जाम चल रहा हो, बहुपद जरूर पूछेगा वो। 40b स्क्वायर, ये चीज दी गई है, और उसने कहा इनमें से कोई एक गुणनखंड है। तो देखो यार बेटा, या तो आप इसको जोड़ना घटाना सीख लो, है ना, या फिर इसमें से कोई उत्तर निकालना सीख लो। जैसे ए को सॉल्व करूं मैं, तो 3 का कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर, 3 का कितना हो जाएगा ऋण 15ab, इसका कितना हो जाएगा प्लस का 5 या 15ab, तो ये तो कट जाएगा, ये तो उत्तर है नहीं, गलत है उत्तर, हमें ऐसे निकालना पड़ेगा, है ना, ये तो गलत है। अब हम अगर इसको लेते हैं तो 3 त्रिका 9a स्क्वायर, 3a का तो 8 तिया 24ab, 5 में करते हैं तो 5 तिया 15ab प्लस का 15ab। अब देखो 24 में से 15 गए तो 9 बच रहे हैं, हाँ बच रहे, 8 5 40, 40b स्क्वायर, भाई ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो उत्तर क्या हो गया, बी आंसर हो गया। उत्तर कितना हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। आप ऐसे ले जा सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला। द वैल्यू ऑफ दिस, बेटा ये आप लोगों ने शायद कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, है ना, तो आप समझो मेरी बात को ध्यान से, ये इस तरीके से विभाजित करा जाता है, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का 7x
और प्लस का 10। हमें इस तरीके से भाग लगाना है, भागफल बताना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स बनाना है, तो एक्स का किससे गुणा करूँ कि एक्स स्क्वायर बने, तो एक्स, एक्स का गुणा एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर बना, एक्स का 2 से किया तो 2x बना, है ना। चलो घटाने पर माइनस माइनस ये गया, 7 में से 2 गया तो 5x और प्लस का 10, पूरा उतर जाता है सब कुछ। मुझे यहाँ 5x बनाना है, यहाँ x से, तो हमें यहाँ सिर्फ 5 चाहिए, तो 5 का इंटू करोगे तो 5x और 2 में करोगे तो 10, और यहाँ अगर मैं घटा दिया तो ये खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो हमारा जो भागफल है वो कितना आ गया, x प्लस 5 आ गया। भागफल जो है वो कितना आ गया, x प्लस 5 आ गया। ठीक, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती? मॉन्टेसरी होती है, किंडरगार्टन होती है, डॉल्टन होती है, व्याख्यान नहीं होती है, इसलिए यही उत्तर होगा। ये तो सब खेल खेल की विधियां है ना बच्चों के लिए, डॉल्टन विधि है, किंडरगार्टन है, मॉन्टेसरी है, व्याख्यान नहीं है। बालक आयत की परिभाषा का प्रत्यय स्मरण करता है, यह कथन कौन से अधिगम को उद्देशित करता है? कहे की परिभाषा को याद करना है ना, अब रटना नहीं कहते, इसे प्रत्यास्मरण कहते हैं। यह कथन कौन से अधिगम के उद्देश्य की प्रदर्शित करता है? अवबोध का, विश्लेषण का, ज्ञान का या मूल्यांकन का? ये एक अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर कैसे दोगे बताओ, और क्या दोगे? जब बच्चा परिभाषाएं याद कर सकता है या परिभाषाएं दे सकता है, इसका मतलब उसने परिभाषाएं सीखी हैं, तो वो सीधा सीधा किसकी बात करता है? ज्ञान की बात करता है, ज्ञान की, है ना। परिभाषा देना, परिभाषाएं बताना, नाम बताना, है ना, किसने क्या बोला ये बताना, ये सब उसके ज्ञान पर डिपेंड करता है। विश्लेषण में तो वो ये सीखता है तुलना करना, क्या उसमें सही है, क्या इसमें गलत है, क्या सिमिलरिटी है, क्या डिससिमिलरिटी है। अवबोध में वो सब कुछ सीख जाता है। मूल्यांकन, परीक्षा एक प्रकार से दिखा जाए तो यहाँ पर अगर परिभाषाएं बच्चा दे रहा है किसी भी चीज की, तो उसके ज्ञान से रिलेटेड होती है वो। निम्नलिखित में से कौन सा गणित के संज्ञानात्मक उद्देश्य का एक प्रकार नहीं है? संज्ञानात्मक, जहां बच्चा साथ में किसी ज्ञान को हासिल करता है, किसी चीज से सीखते हुए, है ना, तो प्रकार नहीं है। ज्ञान है, अवबोध है, कौशल है या अनुप्रयोग है? ज्ञान है, अनुबोध है, अवबोध है, कौशल है या अनुप्रयोग है? क्या लिखोगे इसका उत्तर? ये अच्छा प्रश्न है। ये संज्ञानात्मक उद्देश्य की बात हो रही है। संज्ञानात्मक उद्देश्य का अपना एक तरीका होता है चलाने का, है ना। जैसे अपन समझें, सबसे पहले बच्चे को ज्ञान होता है, ज्ञान के बाद बच्चे को बोध होता है, बोध के बाद उसका अनुप्रयोग होता है। क्या होता है? अनुप्रयोग होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? विश्लेषण होता है। फिर क्या होता है? विश्लेषण होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? संश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है। और फिर अंत में जाके क्या होता है? मूल्यांकन होता है ना। इस बात को ध्यान रखना। संज्ञानात्मक उद्देश्य में तो बच्चा सबसे पहले ज्ञान हासिल करता है, ज्ञान में ही जो अभी पिछला सवाल था ना, जहाँ परिभाषाएं वगैरह, फिर उसे उसका बोध हो जाता है, फिर उसके अनुप्रयोग वह उसे किसी चीज में लगाना सीख जाता है, विश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है, और अंत में जाके क्या होता है? मूल्यांकन होता है। तो इस पूरी प्रोसेस में कहीं पर भी स्किल नहीं है, कौशल नहीं है, कौशल नहीं है। इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा? स्किल, कौशल, ये उत्तर होगा। ठीक है, कौन सी चीज नहीं है यहाँ पर? कौशल नहीं है, स्किल नहीं है, तो उत्तर आएगा इसका स्किल। चलिए, क्लास चल रही है या नहीं चल रही? क्या हुआ क्लास को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपन लोग। अगला प्रश्न, उच्चतर कक्षाओं के सवालों की चर्चा प्राथमिक स्तर पर करने का तात्पर्य क्या है? उच्चतर कक्षाओं के सवालों की चर्चा प्राथमिक स्तर पर करने का तात्पर्य क्या है? हम अगर प्राथमिक स्तर पर
बड़ी कक्षाओं की बात करें कि देखो बड़े आपको अभी आगे चल के आपको ये चलना है, आपको आगे चल के ये पढ़ना है, आगे चल के अभी आप ये पढ़ेंगे, अपन भी बोलते हैं ना अभी ये है लेकिन आगे चल के आप इस चीज़ को देखेंगे, स्वयं करके देखेंगे, तो बच्चे में उत्साह रहता है कि अच्छा हाँ आज हम याद कर लेते हैं, आगे चल के हमें इसका पता चलेगा, है ना। तो बड़ी कक्षाओं में पता चलता है। तो ऐसा क्यों करते हैं? आगे पढ़ने के लिए दिलचस्पी पैदा करने के लिए, उनसे कम ज्ञान को हतोत्साहित करना। हतोत्साहित तो नहीं करते हम ऐसा करके उसको, धीमा सीखने की स्थिति विचलित करना ऐसा भी नहीं करते। अपना ज्ञान छात्रों को प्रदर्शित, अपना ज्ञान थोड़ी बच्चों को बता रहे हैं आगे जाके, तो यही सही है। आगे पढ़ने के लिए दिलचस्पी पैदा होती है। अच्छा अगर आप गणित पढ़ते रहोगे तो आगे चल के आप साइंटिस्ट बन जाओगे, है ना। आगे चल के आप रॉकेट साइंस पढ़ जाओगे, आप आगे चल के, ये तो बच्चे सोचते हैं हम आगे चल के क्या करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आगे चल के हम इंजीनियर बनेंगे, आगे चल के हम वैज्ञानिक बनेंगे। तो ये सब ठीक है, क्या है, ये सभी तो है, ये सभी आगे चल के हम सीखेंगे, इसी के लिए तो बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है त्रिकोणीय और आयताकार पेपर कटिंग का उपयोग करके नीचे दी गई आकृतियों में से किस आकृति का क्षेत्रफल या सूत्र नहीं पता किया जा सकता है। मतलब हम ऐसी पेपर कटिंग करके ये नहीं पता कर सकते हैं किसका। तो एक चतुर्भुज का, एक समतल का, एक समांतर चतुर्भुज का, एक नियमित षटभुज का। आप बताओ कौन सी चीज ऐसी है जिससे हम पता नहीं कर सकते हैं एक पेपर कटिंग के द्वारा। देखो सभी के सभी 2D है, 3D होता तो हम कहते चलो 3D तो वैसे ही पेपर कटिंग से नहीं होगा, तो कोई भी 2D, सारे के सारे 2D है, तो 3D है नहीं है, तो इसका मतलब सारे 2D है, सबका पता कर सकते हैं। अब देखो पेपर काटा कैसा है, त्रिकोणीय है, कैसा है, त्रिकोणीय है, और कैसा है, आयताकार पेपर कटिंग का उपयोग। तो अब आयताकार पेपर है और त्रिकोणीय है, तो अगर आयताकार है पेपर तो क्या हम हर प्रकार के चतुर्भुज देख सकते हैं क्या? क्या हम एक समलंब चतुर्भुज देख सकते हैं क्या? त्रिकोणीय है और ऐसा है त्रिकोणीय। फॉर विच ऑफ द फिगर गिवन बिलो फॉर्मूला एरिया कैन नॉट बी अराइव्ड एट यूजिंग ट्राइंगल एंड रेक्टेंगुलर पेपर कटिंग। क्या हम एक समांतर चतुर्भुज समझ सकते हैं? क्या एक नियमित षटभुज समझ सकते हैं? वैसे काटा ही कैसा है यही समझ नहीं आ रहा उसका। तो एक बात इसमें कह सकते हैं अपन लोग, क्या, क्योंकि चतुर्भुज तो उसने सब बोल दिए, समलंब भी चतुर्भुज बोल दिया, समांतर भी चतुर्भुज बोल दिया, षटभुज भी है, तो ये भी इसमें आ ही जाएगा क्योंकि त्रिकोणी भी है। चतुर्भुज को कोई खास उसने क्लियरली नहीं बोला कौन सा चतुर्भुज। तो अगर आप आयताकार ही काटोगे उसको, त्रिकोणीय है, तो चतुर्भुज में तो बहुत सारे होते हैं, तो वो नहीं बता पाएंगे, है ना। तो ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, तो ये इसलिए क्वाड्रिलेटर लगा दूंगा। बाकी ये तो ऐसे है कि ये तो क्लियर है कि कहाँ से षटभुज हमें पता है, 6 भुजाएं हैं, समांतर चतुर्भुज हमें पता है किस तरीके से, समलंब हमें पता है किस तरीके से बनेगा। चतुर्भुज का हम नहीं कह सकते कैसा है, कुछ भी बना दो लो आप, है ना। आपने लो ऐसे बना दिया, ऐसे 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 बना दिया, अब क्या करोगे, इसको थोड़ी बता पाओगे। तो चतुर्भुज का हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उसने पर्टिकुलर चतुर्भुज का नाम नहीं लिया है। अगला, गुणनफल 2153 की घात अगर है 167, तो इसका हमें इकाई का अंक बताना है। तो इकाई का अंक बताने के लिए हमें सिर्फ इकाई से मतलब होता है, 3 की पावर कर दो 167, और जो आया है उसको भाग लगा दो 4 से। तो 4 से भाग हमें केवल आखिरी के 2 में लगाना पड़ता है, तो और रिमाइंडर देखना पड़ता है। तो 4 का भाग 67 में लगाओ और रिमाइंडर देखो कितना आ रहा है। 4 छंग 24, 25 26 27, कितना आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 3 इसकी पावर हो जाएगा। अब 3 की पावर 3, उत्तर कितना होता है 27, तो हमारा इकाई का अंक कितना हो गया 7, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जेड का मान ज्ञात कीजिएगा 9 से विभाजित करते हैं, तो 4 1 7 जेड और 8, अगर हम इसको किससे विभाजित करते हैं 9 से, तो हम जानते हैं 9 से विभाजित होने का मतलब होता है इनके अंकों का योग 9 से जाना चाहिए। तो अपन जोड़ लेते हैं, 7 8 15, 15 और 1 16, 16 और 4 20, 20 प्लस जेड 9 से जाना चाहिए। तो 9 से 20 के बाद क्या होती है, टेबल पढ़ो, 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, मतलब 18 तो बन नहीं सकता, अब 27 ही बनाना पड़ेगा। तो 127 बनाने के लिए जेड की वैल्यू क्या होना जरूरी है, 7। जेड की वैल्यू होना क्या जरूरी है, 7 होना जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, अभाज्य संख्या 1 है, अभाज्य संख्या 1 नहीं है,
कथन सही है, ये तो गलत है। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। हाँ, मान लो 15, 15 एक भाज्य संख्या है और विषम भी है, तो ये सही है, तो यही उत्तर हो गया, आगे पढ़ना ही नहीं है। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, बिल्कुल है, 2 है, तो ये गलत है। दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है, गलत है। 3 और 5 का योग 8 है, जो कि एक भाज्य है, ये भी गलत है, यही सही है, बी सही है केवल, है ना, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट आ जाओ, किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? 49 की घात 15 माइनस 1 की घात भी हम अगर 15 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं a की घात n और b की घात n हमेशा डिवाइड होता है a माइनस b से, ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस b if n is odd, if n is odd, और odd ही है, इसका मतलब ये विभाजित हो जाएगा किससे? 49 माइनस 1 मतलब 48 से, और जो चीज 48 से जाएगी वो 48 से भी जाएगी और 8 से भी जाएगी, मतलब 2 भी और 4 भी, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अरे जो चीज 48 को विभाजित कर रही होगी वो 48 से तो जाएगी जाएगी, 8 से भी तो जाएगी। 8, आप देख लो 48 से किसी संख्या को विभाजित करो वो 8 से भी जाएगा, 100% जाएगा वो 8 से। ठीक है, चलो अगला आओ। गणितीय निर्देशन मॉडलिंग दर्शाती है, क्या दर्शाती है? वह प्रक्रिया जिसमें दैनिक जीवन पर आधारित समस्याओं को, प्रश्नों को हल करने के लिए गणित में अमूर्त विचारों को उपयोग किया जाता है। मॉडलिंग है ना, गणितीय निर्देशन, अभी समझाता हूँ इसको मैं आपको। गणितीय अवधारणाओं के शिक्षण हेतु कार्डबोर्ड एवं अन्य सामग्री से निर्मित मॉडलों का प्रयोग, अन्य विषयों के अधिगम के लिए गणित शिक्षण एक आदर्श विषय की तरह करना, गणितीय अवधारणाओं की सहायता से विभिन्न युक्तियों का विकास करना। क्या उत्तर लगेगा इसका? मॉडलिंग, गणितीय निर्देशन या मॉडलिंग, याद रखना मॉडल जो बनाए जाते हैं वो हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड, बच्चों को देखना, छोटे छोटे बच्चे ही मॉडल बनाते हैं अपने स्कूलों में, तो जो मॉडल बनाए जाते हैं उनकी दैनिक जीवन की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके हिसाब से मॉडल बनाते हैं साइंस को जोड़ के। तो इस हिसाब से जो गणितीय निर्देशन या मॉडलिंग जो होती है वह हमारा उत्तर ए ही जाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें किसी दैनिक जीवन पर आधारित समस्याओं, प्रश्नों का हल करने के लिए गणित के अमूर्त विचारों का उपयोग किया जाता है ना। कोई समस्या हमारे दैनिक जीवन में है, उसको खत्म करने के लिए हम गणित का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इसको ही हम गणितीय निर्देशन या मॉडलिंग कहते हैं। ये है। हम्म, ए होगा उत्तर। अगला, यदि किसी आयत की लंबाई 20% की कमी कर दी जाए, उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल यथावत रहेगा? तो हम ऐसे क्वेश्चंस को मान लेते हैं अपने मन से, कि मान लेते हैं कि किसी आयत की लंबाई 10 है और चौड़ाई भी 10 है, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा 10 गुणा 10 मतलब कितना होगा? 100 होगा, 100 होगा। अब वो बोल रहा है कि अगर मैं आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दें, आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दें, मतलब 10 की जगह इसको कितना कर दें? 8 कर दें, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? ताकि क्षेत्रफल यही रहे 100 का 100, मतलब x इंटू 8 बराबर, क्षेत्रफल अभी भी 100 रहना चाहिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 100/8, 100/8। तो इसे काट लेंगे अपन लोग, 8 एकम 8, 2 तो 8 दूनी 16, 8 पंचालीस 12.5। तो जो चीज 10 थी वो 12.5 होगी, मतलब कितनी बढ़ गई? 2.5 बढ़ गई। किस पर बढ़ गई? 10 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 25% बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? 25% बढ़ जाएगा। क्या? चौड़ाई। अगर आप लंबाई को कम करते हो 20% से तो चौड़ाई 25% से बढ़ जाएगी। तभी इन दोनों के जो वो क्या है, जो एरिया है वो हमेशा समान रहेंगे। एरिया वही रहेगा जो था, लंबाई गुणा चौड़ा एरिया का फॉर्मूला होता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। यही मैंने यहाँ लगाया, यही मैंने यहाँ लगाया। आओ, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 5000 है, चलेगा, बढ़िया है। यदि जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की कमी हो तो 2 वर्ष, अब दो वर्ष 10% की कमी होगी, मतलब 90/100 हो रही, कितने साल? 2 साल। 1 2 1 2 1 1 1 1, तो 5 9 9 81 और 0, तो 0 5 8 45, मतलब जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 4050। कितनी हो जाएगी? 4050 हो जाएगी जनसंख्या। सही है।
अगला, यदि किसी संख्या को 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाती है, किसी संख्या, माना संख्या x है, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ के, इस संख्या के 75% में 75 जोड़ के हमें वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब x ही आ जाता है, तो संख्या क्या है? अच्छी सवाल है। तो 25 तिया 75, 25 चौको 100, मतलब 3x बटे 4 प्लस 75 बराबर में x। ये उधर ले चलो, तो x माइनस 3x बटे 4 इज इक्वल टू 75। 4 तिया 4 में से 3 गई तो x बटे 4 ही बचेगा, बराबर 75 दूनी 150, मतलब 300। x की वैल्यू कितनी आ गई? 300, 300। ये आंसर हो जाएगा। किसी संख्या के 75% में 75 ही जोड़ देने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो किसी संख्या के 75% 75 जोड़ के वही संख्या प्राप्त होती है, x की x प्राप्त हो जाती है। बढ़िया। चलो भैया, यहाँ पर मैराथन का अपना आज का एंड होता है, ठीक है। अगर आपको आगे भी इसी प्रकार से मैराथन चाहिए है संडे में, तो कुछ ना कुछ मैसेज और आप कर सकते हैं, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो आप लोगों को फिर से एक बार और हैप्पी शिवरात्रि। सभी लोगों को, जो लोग पढ़ रहे हैं, अभी एक और मैराथन लगेगी आज 11 बजे से भी, और वो रहेगी प्रदीप सर की हिंदी की, ठीक है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हैप्पी महाशिवरात्रि एक बार और। फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। धन्यवाद।